हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उसकी फील्ड हम कैसे निकालते हैं एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। क्या होता है डाइपोल? अगर हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस का एक माइनस का, और दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इसका हमने डाइपोल मोमेंट भी डिफाइन किया था, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डायरेक्शन भी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इस डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो ये हम जो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया है हमने, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमने एक डाइपोल लिया है, दैट इज इसको हम ए और बी दो पॉइंट्स ले लेते हैं, और डाइपोल को हमने कैसे रखा है? किसी एंगल पे रखा है फील्ड से। अगर हमने यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज लिया है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लिया है, इधर प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की है और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ये ई की डायरेक्शन है और ये पी की डायरेक्शन, यानी कि इनके बीच में हमने ये एंगल रखा है, कितना? थीटा। तो जब हम इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पे रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? इससे भी पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इससे अगर हमने ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हमने क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, तो उस पर कितना फोर्स लगता है? एफ, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इतना फोर्स लगता है। यहाँ हमने इस चार्ज को रखा हुआ है फील्ड में, यहाँ पर प्लस क्यू को रखा हुआ है, यहाँ माइनस क्यू को, यहाँ प्लस क्यू को। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, क्यू ई, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्यू ई। तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, एक क्यू ई फील्ड की डायरेक्शन में, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होगा? दोनों को हम ऐड कर देंगे, एक प्लस की इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में ऑपोजिट में, तो नेट फोर्स विल बी 0। इस डाइपोल पे जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्स एक लाइन में नहीं है, यानी कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग है। ऐसे केस में क्या होता है? रोटेशनल मोशन, 11th क्लास में पढ़ा है हमने ये, कि जो है ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, और रोटेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क। टॉर्क कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हमारे पास एक कपल है, कपल मीन्स टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो उसका हम टॉर्क डिफाइन करते हैं। टॉर्क इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द line of actions of their forces, between their line of action। तो इसमें जो टॉर्क निकालेंगे हम, टॉर्क को हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ये बी सी जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमको ये निकालना है टॉर्क। एफ की वैल्यू हमें पता है, क्यू इंटू ई। BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये हमने 90 का एंगल बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, P और E के बीच का एंगल। अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो इसमें साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC। तो BC कितना हो जाएगा? BC अपॉन AB। तो BC कितना हो जाएगा? AB इंटू साइन थीटा। तो हम ये इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, BC इज इक्वल टू AB इंटू साइन थीटा, या हम लिख सकते हैं QE, और AB की वैल्यू, AB जो है डाइपोल की लेंथ या इसका सेपरेशन, इसको हम 2A ले लेते हैं, 2A साइन थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2A E साइन थीटा।
ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमको टर्म पता है कि Q इंटू 2A क्या होती है, डाइपोल के एक क्वांटिटी होती है जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास टॉर्क आ गया, टॉर्क कितना है, PE साइन थीटा। तो जिस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब इसमें टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, P भी वेक्टर क्वांटिटी है और E भी वेक्टर क्वांटिटी है। 11th क्लास में हम स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से उनका प्रोडक्ट भी वेक्टर होता है तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसको हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल लेते हैं। अगर दो वेक्टर्स हैं A और B, उनको हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वेक्टर A मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर B, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A into magnitude of B into sine of the angle between them and unit vector perpendicular to A and B, जिसके डायरेक्शन हम राइट हैंड स्क्रू से निकालते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम टॉर्क को इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब P क्रॉस E का लिखेंगे या E क्रॉस P का, हम देखते हैं। अगर हम टॉर्क को E क्रॉस P लिखते हैं तो E क्रॉस P करेंगे ऐसे, तो हमारी जो प्रोडक्ट की डायरेक्शन आएगी वो आएगी अपवर्ड। अपवर्ड मीन्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। लेकिन हम देख रहे हैं ये जो टॉर्क लग रहा है ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो E क्रॉस P नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम P क्रॉस E। जब हम P क्रॉस E करेंगे तो डायरेक्शन टॉर्क की जो है परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगी, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सिग्निफाई करती है। तो हम लिख सकते हैं जो हमने टॉर्क निकाला है इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब इसके हम कुछ केसेस कंसिडर करेंगे जिसमें कि डिफरेंट एंगल्स लेंगे हम P और E के बीच में। पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री है यानी कि P भी ऐसे ही है और E भी ऐसे ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। दूसरा केस लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब अगर E ऐसे है तो P की डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर है। और तीसरा केस लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स अगर E ऐसे है तो P उसके एंटी पैरेलल है, P की डायरेक्शन ये है। फर्स्ट केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क कितना हो गया इस केस में, टॉर्क इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस में अगर हम निकालें तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 एंड देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू PE। थर्ड केस में अगर टॉर्क की वैल्यू निकालें तो PE साइन 180, साइन 180 अगेन 0, तो टॉर्क इज 0। यानी कि इस वाले केस में, पहले वाले केस में फोर्स तो ऑलरेडी 0 है, टॉर्क भी 0 है। इट मीन्स कैसा है ये इक्विलिब्रियम में है। थर्ड केस में, इसमें भी फोर्स 0 है, टॉर्क 0 है, ये भी इक्विलिब्रियम में है। और सेकेंड केस में 90 डिग्री है और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे ही होती है, तो टॉर्क कितना है, मैक्सिमम है। इस केस में मैक्सिमम टॉर्क है। अब ये जो दो हैं इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम ये है, एक इक्विलिब्रियम ये है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले वाले को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इनको ऐसा क्यों बोलते हैं और इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा टॉय है जो कि इस फॉर्म में है, कोन माउंटेड ओवर ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन माउंटेड है और इसको हमने इस तरह से बैलेंस कर लिया है, यानी कि यहाँ पे हेमिस्फीयर डाउनवर्ड साइड में है, तो ये बैलेंस होगा, यानी कि इस पर टॉर्क भी 0 है और फोर्स भी 0 है, फोर्स भी 0 है, इक्विलिब्रियम में है ये। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे इधर की तरफ तो क्या होगा, जैसे ही छोड़ेंगे वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, जैसे ही फोर्स हटाएंगे वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका ऑपोजिट केस लें, यानी कि हम इसको अपसाइड डाउन कर दें, ऐसे ऊपर हेमिस्फीयर और नीचे कोन, और इसको यहाँ पर हम बैलेंस कर दें।
अगेन इक्विलिब्रियम में है, कोई फोर्स नहीं है, कोई टॉर्क नहीं है। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस नहीं आएगा अपनी पोजीशन में। क्या होगा, ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। यहाँ डिस्प्लेस करेंगे, फिर वापस नहीं आएगा, ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये इसका इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल। यही केस टॉर्क के साथ में है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और हमने डाइपोल को भी ऐसे ही रखा है, ये ई की डायरेक्शन और ये पी की डायरेक्शन। पी की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं थोड़ा सा, हमने इसको इतना डिस्प्लेस कर दिया है, डिस्प्लेस करते ही क्या होगा, वापस आएगा अपनी पोजीशन में या नहीं आएगा। अब जब हमने डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्सेस के देखते हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है क्यू ई इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज, इस पे जो फोर्स लगेगा क्यू ई वो फील्ड के डायरेक्शन में। ये फोर्स कैसे टर्न करेंगे, इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, कैसे, क्लॉकवाइज, यानी कि ये वापस इसको यहीं पर ले आएंगे। अगर हम इसको यहाँ डिस्प्लेस करते हैं थोड़ा सा, हमने इसको जो है क्यू को यहाँ प्लस क्यू को यहाँ से यहाँ ले गए हैं, तो ये फोर्स ऑलरेडी क्यू ई है, ये फोर्स ऐसे लगेगा क्यू ई। अब ये फोर्स जो है इसको, ये जो टॉर्क बन जाएगा, ये इसको वापस अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जैसे ही हम डिस्प्लेस करते हैं इसको, ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। दूसरा केस 180 डिग्री का, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। डाइपोल हम कैसे रखेंगे, ऑपोजिट टू द फील्ड, ऑपोजिट रखा है, इसका मतलब माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा भी शिफ्ट करते हैं इधर, यानी कि हम इसको ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर आ गया है। अब ये जो प्लस क्यू है इस पे फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, जो माइनस क्यू है इस पे फोर्स लगेगा फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको कैसे घुमाएगा, इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी कि इसको वापस अपनी पोजीशन में नहीं लाएगा। इसी तरह से हम डाउनवर्ड डिस्प्लेस करते हैं, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे फोर्स लग रहा है, नेगेटिव पे ऐसे लग रहा है। अब ये क्या करेगा, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, ऐसे वापस अपनी पोजीशन में नहीं लाएगा, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा और ऐसे घुमा के वापस इसमें ले आएगा। तो ये इक्विलिब्रियम जो है कैसा है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो समझ में आ गया है कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होती है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब इस पे बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री with the direction of uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Find the magnitude of the torque. न्यूमेरिकल्स में क्या करना होता है, सबसे पहले हम गिवन क्वांटिटीज लिखेंगे। डाइपोल मोमेंट गिवन है हमको 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है दैट इज 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये भी एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है। तो अब हमें यूनिट्स के चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या निकालना है, सिर्फ टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे पी ई साइन थीटा, सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है। पी की वैल्यू 4 × 10⁻⁹, ई की वैल्यू 5 × 10⁻⁴ एंड साइन 30 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 10⁻⁵ और साइन 30 की वैल्यू हाफ। सो वी विल गेट टॉर्क इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर यहाँ से काट देंगे तो 10⁻⁴ और न्यूटन मीटर। आंसर में जो है यूनिट जरूर लिखिएगा। तो हमारा आंसर आ गया, टॉर्क कितना है, 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो हमने पढ़ लिया कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, नेट फोर्स तो 0 होता है लेकिन उस पर टॉर्क लगता है। और हमने इसकी 2 पोजीशन पढ़ ली हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब अगर हम इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ रखें, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तब क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। इन दिस केस द नेट फोर्स विल
एविडेंटली बी नॉन ज़ीरो। इसमें फोर्स ज़ीरो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। जो हमने पहला केस पढ़ा था क्यू ई और क्यू ई की वैल्यू सेम थी, लेकिन इसमें फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, तो फोर्स ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन इन एडिशन देयर विल इन जनरल बी ए टॉर्क ऑन द सिस्टम एज बिफोर। टॉर्क तो होगा ही होगा जैसे पहले था। अगर थीटा है तो अगर ज़ीरो है थीटा तो टॉर्क ज़ीरो होगा, अगर 90 है तो मैक्सिमम होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। टॉर्क तो एंगल पर डिपेंड करेगा, लेकिन फोर्स इसमें ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, इसके हम दो सिचुएशन कंसिडर करेंगे। पहला P इज़ पैरेलल टू E और दूसरा P इज़ एंटी पैरेलल टू E। तो पहली सिचुएशन देखते हैं। ये P इज़ पैरेलल टू E, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इसको हमने E के पैरेलल रख दिया है। ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो फील्ड की डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको। इसमें क्या है, ये इसकी इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन है, इंक्रीज इधर की तरफ हो रही है। यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू E2 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू E1 है, देन E2 इज ग्रेटर देन E1, इंक्रीज हो रही है इधर। जब हमने इसको यहाँ रखा हुआ है तो थीटा तो ज़ीरो है इसका, तो टॉर्क कितना होगा? ज़ीरो होगा। लेकिन अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना होगा? ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगा इसमें। कितना लगेगा? QE1। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना? QE2। एंड E2 इज ग्रेटर देन E1। इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा, यानी कि नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज हो रही है, उसी डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लगेगा। दूसरा केस, अगर हमने इसको एंटी पैरेलल रख लिया है, एंटी पैरेलल रख दिया है, इसका मतलब माइनस क्यू यहाँ रखा है, प्लस क्यू यहाँ रखा है, और फील्ड इस डायरेक्शन में है। फील्ड की डायरेक्शन हमको ये दिखाई दे रही है, उसके ऑपोजिट रख दिया, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इस केस में भी इंक्रीजिंग फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर E2 यहाँ पर है और E1 यहाँ पर है फील्ड, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। ठीक है, अब थीटा कितना है इसमें? 180 डिग्री। तो टॉर्क अगेन जो है वो ज़ीरो होगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, टॉर्क अगेन ज़ीरो होगा। फोर्स का देखते हैं, फोर्स क्या होगा? ये पॉजिटिव है चार्ज, तो इस पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, कितना? QE1। ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कितना? QE2। एंड E2 इज ग्रेटर देन E1। जो नेट फोर्स है वो कैसे होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी, तो नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इट मीन्स व्हेन P इज पैरेलल टू E, द डाइपोल हैज अ नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, and when P is anti-parallel to E, the net force on the dipole is in direction of decreasing field। ठीक है, अब इसकी एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है? इससे हम जो है एक बहुत अच्छी चीज़ हमें को समझ में आ जाती है कि जो हमारा एक कॉमन एक्सपेरिमेंट था, कॉमन ऑब्जर्वेशन थी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, कि एक कोम रन थ्रू द ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर। ये जो कोम्ब होता है उसको अगर हम ड्राई हेयर से रब करते हैं, कोम्ब को या स्केल को प्लास्टिक के, तो वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। अब कोम्ब पे तो चार्ज आ गया है। कैसे चार्ज आ गया है? क्योंकि हमने दोनों को रब किया है, कोम्ब को बालों से रब किया है, तो जो है एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव। लेकिन जो कागज़ के टुकड़े थे वो उन पे तो कोई चार्ज नहीं था, तो वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। कागज़ के टुकड़ों पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, फिर कैसे वो जो है उसके ऊपर अट्रैक्ट करते हैं उसको? तो इसको कैसे समझेंगे? ये मान लीजिए हमने ये कोम्ब लिया है या स्केल लिया है, इसको हमने रब कर दिया है और इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जब हमने वो पढ़ा था फिजिकल सिग्निफिकेंस डाइपोल की, उसमें हमने दो तरह के मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, पोलर और नॉन पोलर। आपको याद होगा ये। पोलर में क्या होता है? जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके जो सेंटर हैं वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो है सेंटर्स जो है वो कोइंसाइड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसमें जो पेपर होता है, ये हमारा ये पेपर के टुकड़े हैं हमारे पास छोटे छोटे, ये जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब क्यों अट्रैक्ट होते हैं हमें ये समझना है।
तो ये जो है सेलुलोज वाटर का बना होता है, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। पोलर मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि इनमें डाइपोल मोमेंट है। तो सबसे पहला क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जो है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, ऐसे है डाइपोल मोमेंट, इस डायरेक्शन में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इस तरह से मॉलिक्यूल है ये। तो क्या करेगा, इसको फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेगा। कोम की फील्ड कैसे है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी। ये जो कोम की इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनको फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, यानी कि जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे अलाइन हो जाएंगे फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे अलाइन हो जाएंगे ये सारे मॉलिक्यूल्स, फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है ये। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। नीचे जैसे ही हम नीचे जाएंगे वैल्यू कम होगी, ऊपर की तरफ वैल्यू ज़्यादा है। इधर जो फोर्स लग रहा है ये कैसे लगेगा, फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये लगेगा फोर्स अपवर्ड ऐसे। और ये जो नीचे पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड वाली फील्ड हमारी कम है, ये वाली फील्ड ज़्यादा है। यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है इसको अगर हम F1 और F2 ले लें, देन F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी कि जो नेट फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और अगर ये पीसेस बहुत छोटे हैं, यानी कि इनका वेट जो है वो नेट फोर्स से कम है, इनका वेट काफ़ी कम है, तो ये इसकी तरफ पुल हो जाते हैं या इसके तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो इस तरह से जो है ये जो पेपर पीसेस हैं वो कोम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।